आज का टॉपिक है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। घर्षण या श्यान बल की अनुपस्थिति में जब कोई कण या दोलक गति करता है तो दोलक के आयाम तथा ऊर्जा दोनों के समय के सापेक्ष नियत रहते हैं, परंतु व्यवहार में किसी भी द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण या श्यान बल भी कार्य करते हैं। इनके फलस्वरूप दोलक के आयाम तथा ऊर्जा में लगातार कमी होती है। ऐसे दोलक को हम क्या कहते हैं? अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। तो एग्जाम में परिभाषा आती है तो आपको ये परिभाषा लिखनी है कि जनरली जो सरल आवर्ती दोलक होता है, माध्यम में जो उपस्थित कण हैं वो गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाते हैं, इसलिए उसका आयाम लगातार घटता है और वो सरल लोलक की जैसे व्यवहार नहीं करता है। अवमंदन बल उपस्थिति के कारण जो दोलक होगा उसको हम अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है वायु या द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण पर दो प्रकार के बल लगते हैं। पहला है प्रत्यानयन बल, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो पढ़ चुके हैं आप। वो विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है, इसलिए माइनस आ रहा है, और समानुपाती नियतांक को के लिखा हुआ है। तो एफ आर इजिकल टू क्या हो गया? माइनस के एक्स। यह बल दोलक पर सदैव संतुलन बिंदु की ओर लगता है और दोलक के विस्थापन अक्ष के अनुकरणुपाती है, और के को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक कहते हैं। सेकंड है घर्षण या श्यान बल, जिसको हम फ्रिक्शियस और विस्कस फोर्स कहते हैं, और इंग्लिश में डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। फोर्स का कैपिटल एफ और डैम्पिंग का डी, तो उसको स्मॉल अनुलग्न लगा देते हैं नीचे, और देखिए वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए देखिए यहाँ लिखा है एफ डी इजिकल टू माइनस लेमडा वी। तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेग के समानुपाती है, और लेमडा समानुपाती नियतांक है, जिसको हम अवमंदन बल नियतांक कहते हैं, और माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये भी वेग के विपरीत दिशा में होता है। ये बल दोलन में सदैव रुकावट डालते हैं और वेग के अनुकरणवादी होते हैं। यहाँ v दोलक का वेग तथा लेमडा अवमंदन गुणांक है। दोलक पर इस तरह से कार्यरत परिणामी बल हमारे पास दो तरह के हो जाएंगे, एक तो रेस्टोरिंग फोर्स जिसको हम एफ आर कह रहे हैं, और एक डैम्पिंग फोर्स जिसको एफ डी कह रहे हैं। तो एफ आर और एफ डी दोनों के मान हम रख देंगे। एफ आर है माइनस के एक्स के बराबर और एफ डी है माइनस लेमडा वी। वी को ये देखिए डी एक्स बाई डी टी लिख रखा है। इस तरह से हम जो गणितीय सूत्र है उसमें न्यूटन का द्वितीय नियम का भी उपयोग करेंगे, और न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि परिणामी बल द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है। त्वरण चूंकि एक्स दिशा में गति कर रहा है, इसलिए हम त्वरण को क्या लिखेंगे? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्स का 2 बार टी के साथ अवकलन। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एफ की जगह आपने लिख दिया एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में दोनों आ गए, एफ आर भी आ गया और एफ डी भी आ गया। यहाँ एम क्या है? दोलक का द्रव्यमान है, और टी पर दोलक का त्वरण जो है वो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है। इस समीकरण में राइट हैंड साइड में चूंकि नेगेटिव पद है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, एम का भाग देंगे, तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस लेमडा बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0। इसमें अब ये जो नियतांक आ रहे हैं उनको हम मान लेंगे। लेमडा एम बाई एम को मान लिया यहाँ पे 1/2, जिसको हम 2r भी कहेंगे, और के बाई एम को ओमेगा 0 स्क्वायर। इनको रखने पर ये जो हमारे पास समीकरण है वो आ जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0। इसको हम अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की अवकल समीकरण कहते हैं। और वायु में सरल दोलक का जो दोलन है, स्प्रिंग से लटके भार का दोलन, या जैसे प्रक्षेप धारामापी में कुंडली का दोलन तथा एलसीआर परिपथ में आवेश का दोलन इत्यादि के अवकल समीकरण उपरोक्त समीकरण 2 के समतुल्य प्राप्त कर सकते हैं। और समीकरण 2 को हल करने पर हम इसका जो हल है, क्योंकि टी पर निर्भर करता है और वो चरघातांकी होता है, इसलिए हम लेंगे उसको x इजिकल टू ई की घात अल्फा टी। और फिर ये अगर इसका हल है तो हम इसका डी एक्स बाई डी टी भी निकाल लेंगे, और वो आ जाएगा एक बार अवकलन करने पर अल्फा ई अल्फा टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर टी के साथ अल्फा आ रहा है तो उसका गुणांक आगे आ जाएगा, तो इसलिए अल्फा ई अल्फा टी हो गया। तथा एक बार और अवकलन करेंगे तो एक अल्फा और आ जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो उपरोक्त मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर ई की घात अल्फा टी इक्वल टू 0। उपरोक्त समीकरण टी के सब मानों के लिए यथार्थ है, तो ई अल्फा टी 0 नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो पहला पद है जो कि द्विघात समीकरण है
वो अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर वो 0 होनी चाहिए। और हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है, उसका हल हम जानते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हल होता है, उसकी सहायता से हम इसको काम में लेंगे। तो अल्फा के हमारे पास इस तरह से दो मान आ जाएंगे, प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे तो अल्फा 1 हो जाएगा और माइनस लेंगे तो अल्फा 2 हो जाएगा। तो अल्फा के दो मान होने के कारण समीकरण 2 का व्यापक हल इस तरह से हमारे पास पहला जो हल होगा उसमें a लिख देंगे और दूसरा हल उसमें b लिख के दोनों को जोड़ देंगे। तो a और b दो नियतांक हैं जिनके मान दोलक की प्रारंभिक अवस्था से ज्ञात कर सकते हैं। तो r तथा ओमेगा 0 के विभिन्न अपेक्षित मानों के लिए 3 संभावनाएं हमारे पास हो जाएगी। ऊपर जो समीकरण 4 आ रही है उसमें अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर आ रहा है, उसमें हम पहली कंडीशन लेंगे r लेस देन ओमेगा 0, दूसरी लेंगे r इक्वल टू ओमेगा 0 और तीसरी लेंगे r ग्रेटर देन ओमेगा 0। इस तरह से हमारे पास 3 स्थितियां होगी। r लेस देन ओमेगा 0 को हम कहेंगे न्यून अवमंदन स्थिति, r इक्वल टू ओमेगा 0 को क्रांतिक अवमंदन स्थिति और r ग्रेटर देन ओमेगा 0 को अति अवमंदन, है ना, यानी ओवर डैम्पिंग। तो अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग तीनों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ न्यून अवमंदन स्थिति, अंडर डैम्प्ड केस, यानी जब r का मान ओमेगा 0 से बहुत कम हो। ठीक है, ये पहला जो केस है। फिर अगर ये कम है यानी अवमंदन बल कम है, और अवमंदन कम बल कम है तो r लेस देन ओमेगा 0 से यहाँ जो अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 है उसको हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंडर रूट -1 अंदर, चूंकि धनात्मक रहना चाहिए, ओमेगा 0 ज़्यादा है तो वो पहले लिखेंगे, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट -1 को आयोटा लिखेंगे और उसको हमने ओमेगा मान लिया, तो ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, जो कि वास्तविक धनात्मक राशि होगी। तो समीकरण 4 से हमारे पास जो हल है x इजिकल टू ई की घात माइनस RT, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हम जानते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे ओमेगा t है थीटा की जगह, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t को हम कोस ओमेगा t प्लस आयोटा ओमेगा, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा t को हम कोस ओमेगा t माइनस आयोटा साइन ओमेगा t लिखेंगे। फिर कोस के पदों को एक साथ लिख देंगे और साइन के पदों को एक साथ लिखेंगे तो समीकरण 5 आ जाएगी। और इसमें चूंकि विस्थापन x वास्तविक राशि है इसलिए a प्लस बी तथा आयोटा a माइनस बी भी वास्तविक होंगे, तो उनको हम इस तरह से x0 साइन i और x0 कोस i मान लेंगे। तो ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी वाला सूत्र काम में आ जाए और हम इसको समीकरण 6 के रूप में लिख सकें। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की समीकरण हो जाएगी जिसका आयाम x0 e की घात माइनस RT होगा। तो समीकरण 6 से क्या स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक सरल आवर्त गति करता है और दोलक का आवर्तकाल, जिसको हम 2 अपॉन ओमेगा कह रहे हैं, ओमेगा का मान रख दिया, अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर क्या आ गई, इसकी आवर्तकाल को व्यक्त कर रहा है। तो अतः अवमंदित दोलक का आवर्तकाल मुक्त दोलक के आवर्तकाल 2 अपॉन ओमेगा 0 की तुलना में अधिक होता है, अर्थात अवमंदन के कारण आवृत्ति घटती है, परंतु अत्यल्प अवमंदन की स्थिति में, यानी जब ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 होता है, तो आयाम समीकरण 6 द्वारा अवमंदित सरलवृत्तीय दोलक का जो विस्थापन समय आरेख खींचें तो इस तरह से वो a इजिकल टू x0 e की घात माइनस RT ये बता रखा है। ठीक है, तो ये आयाम हम देख रहे हैं लगातार घटता जा रहा है और वो चरघातांकी रूप से, अधिकतम मान है वो चरघातांकी रूप से घट रहा है, ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे यदि t इजिकल टू 1/r कर दें जो कि 2τ के बराबर है, तो आयाम हमारे पास a x0 अपॉन, यहाँ से इस सूत्र से हम देखेंगे तो x0 अपॉन e हो जाएगा और e का मान आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल e की घात x इजिकल टू 1 प्लस इस तरह से होता है, x इजिकल टू 1 कर दें तो e हो जाएगा हमारे पास 2.718, वो यहाँ रखेंगे तो इसका मान 0.368 x0 आ जाएगा। तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि जितने समय में अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का 0.368 गुना या 36.8% रह जाता है, इस आयाम को हम विश्रांति काल कहते हैं। अवमंदित दोलक के आयाम का जो विश्रांति काल है इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हो। अब है क्रांतिक अवमंदन स्थिति, जब r क्या हो जाए ओमेगा 0 के बराबर हो, तो
आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 लगभग सन्निकट होगा और एच के बराबर लिख सकते हैं और टेंस टू 0 हो तो ये समीकरण इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसको एक्सपोनेंशियल को खोलेंगे, उच्च घात के पदों को हटा देंगे तो हमारे पास x इजिकल टू ई की घात माइनस आर टी पी प्लस क्यू रह जाएगा, जहाँ पे p है a प्लस बी के बराबर है, q a माइनस बी एच के बराबर है। तो दोलनों के प्रारंभ में समय t के लघु मानों के लिए विस्थापन का मान समीकरण 9 जो है उसके तुल्य होगा और इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो क्रांतिक अवमंदन का ये समीकरण ग्राफ जो बता रखे हैं वो आ जाएगा और चरघातांकी रूप से इसका मान घटेगा और लास्ट में जाके शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? अदोलनीय गति कहेंगे, अपीरियोडिक कहेंगे। इस स्थिति में प्रथम विस्थापन के पश्चात दोलक न्यूनतम समय में प्रारंभिक संतुलन अवस्था में प्राप्त कर लेता है। अब अति अवमंदन स्थिति यानी ओवरडैम्प्ड केस, जब आर का मान बहुत ज़्यादा हो, ओमेगा 0 यानी अवमंदन बल बहुत अधिक हो प्रत्यानयन बल से, तो इस कार्यशील अवमंदन का मान प्रत्यानयन बल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगा और इस स्थिति में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर का मान धनात्मक होगा और इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया कि वो गामा के बराबर है। तो समीकरण हमारे इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको फिर दो भागों में तोड़ लेंगे, ये यहाँ तोड़ रखा है, ठीक है ना, ई गामा टी को, इसको भी दो में तोड़ लेंगे तो ये हाइपरबोलिक के रूप में हमारे पास समीकरण आ जाएगी। तो समीकरण 10 जो आ रही है वो कहती है कि अति अवमंदन की स्थिति में विस्थापन चरघातांकी रूप से कम होता है अर्थात दोलक की गति दोलनीय नहीं होती है और इस प्रकार की गति को हम रुद्ध दोल या अदोलनीय गति कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है, पहले भी हमने देखा है। तो ये क्रांतिक के लिए था और ये अति अवमंदन के लिए था। इसको हम कहेंगे ये दोलन गति नहीं कर रहा है, डेड बीट उसको बोलते हैं। धन्यवाद।